न्यूक्लियस के इनसाइड में बेसिकली दो जगह तुमको याद रखना है, एक हो जाएगा न्यूक्लियोलस और दूसरा हो जाएगा यहाँ से न्यूक्लियोप्लाज्म। तो न्यूक्लियोप्लाज्म जो रहता है वहां पे एमआरएनए सिंथेसाइज किया जाता है। न्यूक्लियोप्लाज्म में एमआरएनए बोलने का मतलब मैसेंजर आरएनए, जो हम लोगों ने पहले एक बार डील किया हुआ है। और न्यूक्लियोलस जो रहता है, न्यूक्लियोप्लाज्म में एमआरएनए और न्यूक्लियोलस जो रहता है यहाँ पे आरआरएनए। ध्यान देना, दोनों, इसको दो क्रोमोसोम और इसको एक क्रोमोसोम बिल्कुल नहीं बोलना है। ये सिंगल क्रोमोसोम है और ये भी सिंगल क्रोमोसोम है। बस फर्क इतना है कि ये सिंगल क्रोमेटिड है, सिंगल क्रोमोसोम सिंगल क्रोमेटिड वाला, और ये हो जाएगा सिंगल क्रोमोसोम विद सिस्टर क्रोमेटिड्स। बोलने का मतलब दो क्रोमेटिड्स के साथ। आया इतना समझ में? ये यहाँ पे एक कॉन्स्ट्रिक्शन आया हुआ था, उसको प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन बोले। एक ऊपर में तुमको एक और कॉन्स्ट्रिक्शन दिख रहा होगा, ये जो कॉन्स्ट्रिक्शन मतलब जो क्या बोलना चाहिए, पचका हुआ रीजन है। उसके बाद ये क्रोमोसोम को एक और पार्ट में डिवाइड कर दिया, और वो जो ऊपर के साइड में जो क्या बोलना एंटीना जैसे दिख रहा है उसी को बोलते हैं सैटेलाइट। और ये जो क्रोमोसोम बनकर आया हुआ है इसको बोलते हैं सेट क्रोमोसोम। शॉर्ट में इसको सेट क्रोमोसोम बोला जाता है। इसके बारे में ठीक है भाई, चलो। तो बेसिकली आज हुआ क्या था कि तुम्हारा क्लास आज मैं क्रिएट करना भूल गया था, ठीक है। तो हालांकि वो सारा तुम्हारा क्लास जो था एक्चुअली तुम्हारा ही नहीं, सारे बैचेस को मैंने क्रिएट करना भूल गया था। अभी जस्ट मेरे को याद आया तुम्हारा क्लास जस्ट क्रिएट करने से पहले। क्लियर? तो खैर कोई नहीं, जितने लोग लाइव आ चुके बहुत बढ़िया, जो लोग नहीं पहुंच पाए हुए हो वो लोग रिकॉर्डेड देख लेना, वैसे भी कोई प्रॉब्लम होगा नहीं तुमको। क्लियर है? ठीक है, चलो भाई। तो आज जो था ये हम लोग सेल को आगे आगे क्या कंटिन्यू करेंगे, उसका बस फाइनल जो टॉपिक है यही हम लोग का बाकी है। देखते हैं आज कितना हो पाता है। अगर हो जाए तो बहुत बढ़िया, बाकी मुश्किल है क्योंकि इसमें से बहुत ज्यादा कंटेंट तुमको बताने हैं। क्लियर? क्योंकि यही तुम्हारा बेस है नेक्स्ट चैप्टर के लिए। नेक्स्ट चैप्टर तुमको तभी समझ में आएगा जब यहां से, एक सेकंड वेट करना, हाँ, जब यहां से सारे डाउट तुम्हारे क्लियर रहेंगे। क्लियर? क्योंकि अगर इस पार्ट में थोड़ा मोड़ा भी डाउट रखे हुए रहोगे भाई, तो फिर तुमको नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग को न्यूक्लियर रिलेटेड ही चीजों से डील करना है मोस्टली। ठीक है? तो इस हिसाब से भाई ये जो टॉपिक है तुम्हारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला रहेगा। तो लगाओ, ज्यादा और टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हेडिंग लगाओ आज के लिए न्यूक्लियस। चलो, तो न्यूक्लियस न्यूक्लियस बेसिकली इसमें तुमको कुछ कुछ एलिमेंट जो है वो तो पहले ही देख चुके हैं भाई। जैसे न्यूक्लियस जो होता है ये, इसको सबसे पहले मैं क्या बोलना चाहिए, उसको फाउंड करने वाला जो आदमी था जिसको कि हम लोगों ने पहले ही डील कर चुका है, रॉबर्ट ब्राउन। तो लिखो इसमें फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। क्लियर? अब जैसे एनसीईआरटी का अगर पैराग्राफ देखोगे तो तुमको पहले ही पैरा में क्रोमेटिन के बारे में ही बताया, बट हम लोग उसको अभी नहीं, क्रोमेटिन को हम लोग आखिरी में देखते हुए चलेंगे क्योंकि वही तुम्हारा मेन पार्ट हुआ इस वाले टॉपिक को कवर करने का। क्लियर? तो उसको हम लोग सबसे लास्ट में कवर करेंगे, क्रोमेटिन को। ठीक है? तो ठीक है भाई, इस हिसाब से अगर देखेंगे तो ऑर्गेनिजम्स के जो सेल्स होते हैं ये भी हम लोग दो टाइप से क्लासिफाई करते हैं। ऑर्गेनिजम्स के जो सेल्स होते हैं इनको भी हम लोग दो टाइप से क्लासिफाई करते हैं। एक हो जाएगा ऐसे सेल्स जिनके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। क्लियर? और दूसरे हो जाएंगे ऐसे सेल्स जिनके पास न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। तो ऑर्गेनिजम्स को न्यूक्लियस के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस सेल्स जो है ये दो टाइप के हो जाएंगे। एक जिनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट हो और एक जिसमें न्यूक्लियस एब्सेंट। क्लियर? जिन सेल्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है इनको न्यूक्लिएट बोला जाता है। क्लियर? और जिनमें जिनमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है इनको ए न्यूक्लिएट बोला जाता है। ठीक, इनके बुक में एग्जांपल्स भी लिए हुए हैं। तो ए न्यूक्लिएट में बेसिकली हम लोगों ने इसको भी एक बार कवर किया हुआ है। ए न्यूक्लिएट जो रहता है ये ह्यूमन जो क्या बोलना चाहिए, मैच्योर आरबीसी सेल होता है। ह्यूमन में जो मैच्योर आरबीसी सेल या फिर मैमेलियन में जो मैच्योर आरबीसी सेल्स होते हैं ये बेसिकली ए न्यूक्लिएटेड होते हैं। इनके मैच्योरिंग फेज में इनके पास न्यूक्लियस होता है। क्लियर? बट लेटर ऑन जो रहेंगे आगे चल करके ये डिजनरेट कर जाते हैं।
तो बुक में आरबीसी नहीं लिखा हुआ है, बुक में लिखा हुआ है भाई तुम्हारा इराथ्रोसाइट। क्लियर? तो आरबीसी सेल्स को ही इराथ्रोसाइट बोला जाता है। तो बुक में आरबीसी ना लिख करके इराथ्रोसाइट लिखा हुआ है, तो उसको थोड़ा सा ध्यान देना। ए न्यूक्लियेट में एग्जांपल में इसमें क्या आ जाएगा, जैसे इराथ्रोसाइट हो गया या फिर आरबीसी। क्लियर? जो सीव ट्यूब्स होते हैं, फ्लोएम फ्लोएम वेसल्स का जो सीव ट्यूब्स होता है, मतलब फ्लोएम का जो एक फॉर्म होता है सीव ट्यूब्स, उसमें भी तुमको देखने के लिए मिलेगा। ये भी क्या होता है, ए न्यूक्लिएटेड होते हैं। क्लियर? इनमें भी न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, स्टार्टिंग फेज में होते हैं, बट आगे चल करके ये क्या हो जाएंगे, डिजेनरेट हो जाएंगे। क्लियर है इतना? ठीक है। अब जैसे न्यूक्लियर स्टेट की बात करेंगे तो भाई न्यूक्लियर स्टेट में बहुत सारे इसमें से तुम्हारे टाइप्स बनते हैं। जैसे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स का सेल, जैसे हम ह्यूमन में ही देखेंगे तो बहुत सारे सेल्स ऐसे मिलेंगे जो कि सिंगल सिंगल क्या बोलना चाहिए, न्यूक्लियस का होगा। और जिसमें दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं उनको बाई न्यूक्लियट बोला जाता है, जिनमें ज्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं उनको मल्टी न्यूक्लियट बोला जाता है। तो इस टाइप से हम लोग न्यूक्लियट को भी बहुत सारे टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं। अब बुक में तुम्हारा एक इंटरनल क्वेश्चन फॉर्म किया हुआ है यहाँ पे कि भाई आरबीसी और ये जैसे सीव ट्यूब्स हो गए, अगर ये ए न्यूक्लिएटेड है, इनके पास अगर न्यूक्लियस एब्सेंट है, तो इनको हम लोग लिविंग बोलेंगे या फिर नॉन लिविंग बोलेंगे। तो जाहिर सी बात है, भले ही इनके पास न्यूक्लियस नहीं है, लेकिन इनका जो फंक्शन है, सेलुलर एक्टिविटीज जो है ये बकायदा परफॉर्म करते हैं। तो इस बेसिस पे हम लोग इनको लिविंग सेल्स ही कंसिडर करते हैं, इनको नॉन लिविंग नहीं बोल सकते। क्लियर? क्योंकि इनमें सेलुलर एक्टिविटीज जो है ये होते हैं, ये ब्रेनलेस होते हैं एक तरीके से अगर देखोगे तो ब्रेनलेस होता है। तो ब्रेनलेस बोलने का मतलब न्यूक्लियस को हम लोग बोलते हैं भाई ब्रेन ऑफ द सेल। तो इसको शॉर्ट में यहां पे भी लिख लो कि न्यूक्लियस को क्या बोला जाता है, ब्रेन ऑफ द सेल। इसको हम लोग ब्रेन ऑफ द सेल बोलते हैं। क्लियर? तो ठीक है भाई, इतने को जल्दी फटाफट नोट डाउन करो। फिर हम लोग देखते हैं न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर, वहीं से हम लोग को इसके बारे में ज्यादा डिटेलिंग देखने के लिए मिलेगा। स्टेटमेंट में ज्यादा कुछ भी लिखे तुमको वैसे भी समझ में बहुत कम आएगा। स्ट्रक्चर देखो तो भाई एक अंदाजा लगा पाओगे कहां पे क्या होता है, किनको क्या बोला जाता है। क्लियर? जल्दी इसको नोट डाउन करो फटाफट। अच्छा, डन, गुड। ठीक है भाई, चलो तो आगे देखें यहां से। अब हम लोग न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर देखेंगे। न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर में बेसिकली कौन कौन से पार्ट्स होंगे, कहां पे क्या प्रेजेंट होता है, सभी का नाम एज इट इज याद रखते हुए चलना। मैं फिर से रिपीट करवा रहा हूं, ये टॉपिक तुम्हारे नेक्स्ट चैप्टर का बेस है। इसके बिना सेल साइकिल कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अभी जब न्यूक्लियस में हम लोग क्रोमेटिन या फिर क्रोमोसोम्स पे पहुंचेंगे तो उसके आधे पार्ट्स में तुमको इस वाले चैप्टर में भी कवर करवाऊंगा। लेकिन जैसे हम लोग का सेल साइकिल चैप्टर स्टार्ट किया जाएगा तो फिर उसमें तुमको मैं बाकी आधे पार्ट को कवर करवाऊंगा। तो ये तुम्हारा एंड नहीं है, ये तुम्हारा आधे में ले जाकर के छोड़ेगा ये चैप्टर। क्लियर? अगले वाले चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए। ठीक है? तो चलो भाई, नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूक्लियस। क्लियर? तो न्यूक्लियस के बारे में बेसिक एलिमेंट्स हम लोगों ने पिछले वाले टॉपिक्स में भी कवर किया हुआ है। जैसे एक न्यूक्लियस जो रहता है ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होता है। बोलने का मतलब इस पे दो मेम्ब्रेन्स होंगे। क्लियर? जैसे हम लोगों ने क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड की केस में भी देखा हुआ था। क्लियर? तो इस हिसाब से भाई इसमें तुमको दो मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता दिखेगा। तो चलो इसको पहले हम लोग ड्रॉ करते हैं। देखो, अच्छा, लेबलिंग के साथ साथ मैं सारा डिटेलिंग तुमको डायग्राम में ही करवा देता हूं, ज्यादा कचरा करने का कोई मतलब निकलेगा नहीं। ठीक है? वेट, तो थोड़ा सा स्पेस बना करके रखना। डायग्राम को हो सके तो थोड़ा छोटा ही बना लो, और पेज के ही आजू बाजू में स्पेस बना करके रखो। जितने यहाँ पे लेबलिंग करेंगे सभी का डिटेलिंग यहीं पे कंप्लीट। ठीक, उसको और अलग से कचरा नहीं करना। हाँ, जिसको लगे भाई कि जितने भी डिटेलिंग यहाँ पे किया हुआ उनको अलग से पॉइंट बाय पॉइंट नोट करना है, तो ये टॉपिक मतलब कि यहाँ इसका स्ट्रक्चर कंप्लीट करने के बाद स्पेस छोड़ देना, सारे के सारे पॉइंट्स को फिर से स्टेटमेंट में अच्छे से लिखने के लिए स्पेस छोड़ देना।
देखो, तो ये हो जाएगा न्यूक्लियस। क्लियर, ये हो जाएगा न्यूक्लियस। अब ये जो, हाँ क्लियर विजिबल है। तो ये न्यूक्लियस देखो ध्यान से, इसमें हम लोगों ने दो लेयर बनाया हुआ है, बीच बीच में ये डिसकंटिन्यू है। अब ध्यान देना, ये एक स्फेरिकल शेप है। क्लियर, ये एक स्फेरिकल शेप है। तो एक बॉल में अगर छोटे छोटे होल कर दोगे तो वो जिस टाइप से अपीयर होगा, ये उस टाइप के तुम्हारे होल्स या फिर पोर्स होने वाले रहेंगे। क्लियर, तो ये बीच बीच में प्रेजेंट रहता है। ये एक स्फेरिकल शेप है, इसको हम लोगों ने यहाँ पे 2D में ड्रॉ किया हुआ है। तो सबसे पहले मैं जो यहाँ पे तुमको लेयर दिख रहा है, सबसे आउटर में ये जो तुमको पूरा का पूरा कवरिंग दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं भाई न्यूक्लियर एनवेलप। क्योंकि ये तुम्हारे दो लेयर का बना हुआ है, तो इसको सबसे पहले लेबलिंग में लिखो न्यूक्लियर एनवेलप। क्लियर, ये हो जाएगा यहां से न्यूक्लियर एनवेलप। तो न्यूक्लियर एनवेलप जो यहां पे है, न्यूक्लियर एनवेलप जो यहां पे है, ये बेसिकली दो लेयर का बना हुआ है। एक को हम लोग बोल रहे हैं इसमें से आउटर लेयर। क्लियर, और दूसरा जो यहां से आएगा भाई, ये हो जाएगा इनर लेयर या इनर मेम्ब्रेन लिख सकते हैं। अच्छा, ऊपर में लेयर लिखे हैं, लेयर, ठीक है। वो हो जाएगा आउटर मेम्ब्रेन या फिर आउटर लेयर, ये हो जाएगा इनर मेम्ब्रेन या फिर इनर लेयर। इनके बीच में ये तुमको स्पेस दिख रहा होगा, इसको हम लोग बोलते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। उससे पहले यहां पे ये जो तुमको खाली जगह दिख रहा है, जो कि न्यूक्लियस के इनसाइड और आउटसाइड को कनेक्ट करने वाला होता है, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। इसको बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। क्लियर, उसके बाद इसी मेम्ब्रेन के बीच में जो तुमको स्पेस दिख रहा है, इसको बोला जाएगा भाई पेरी न्यूक्लियर स्पेस। इसको बोला जाएगा पेरी न्यूक्लियर स्पेस। तो इतने में से एक न्यूक्लियस के आउटर स्ट्रक्चर हो जाते हैं कंप्लीट। अब हम लोग इसके इनसाइड पे चलेंगे। पहले नाम एक एक करके याद करो, देखो, लिखो लेबलिंग के साथ। क्लियर, उसके बाद फिर सभी का डिटेलिंग हम लोग वन बाय वन यहीं पे कंप्लीट कर लेंगे। चलो भाई, तो ये हो गया पेरी न्यूक्लियर स्पेस। इसके बाद अगर हम लोग सेल के इनसाइड में पहुंचे, तो यहां पे तुमको इस टाइप का एक मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलने वाला है, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोइड। इसी के साथ साथ इनसाइड में तुम्हारा एक सेमी फ्लूइड मटेरियल प्रेजेंट होगा, इसको हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक, इसको बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। और इसके साथ साथ यहां पे तुमको बहुत सारे थ्रेड लाइक मटेरियल्स देखने के लिए मिलते हैं, इनको हम लोग बोलेंगे क्रोमेटिन। क्लियर, इस टाइप से यहां पे बहुत सारे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलेंगे। अच्छा, बहुत डार्क हो गया, वेट। ये ठीक है, हाँ अब ठीक लगेगा। चलो भाई, तो अब ये जो तीन अलग से नाम लिखे हुए हैं, स्ट्रक्चर पर ड्रॉ किए हुए हैं, इनका भी लेबलिंग करते हुए चलें। सबसे पहले में आ जाएगा ये न्यूक्लियोलस। क्लियर, न्यूक्लियस के इनसाइड में एक और न्यूक्लियस स्ट्रक्चर समझ लो, न्यूक्लियर स्ट्रक्चर समझ लो, हालांकि ये मेम्ब्रेनलेस होता है। क्लियर, तो इसको हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियोलस। ठीक है, न्यूक्लियोलस। और याद करो, ऐसे ही मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर जो था, ये हम लोगों ने बैक्टीरिया के केस में भी देखा हुआ था, उसको हम लोग बोलते थे न्यूक्लियोइड। तो नाम सिमिलर टाइप के होते हैं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये हो गया भाई न्यूक्लियोलस। साथ साथ यहां पे तुमको मिलेगा ये जो फ्लूइड मटेरियल है अंदर में, इसको हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। इसको हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। और इसी के साथ साथ यहां पे प्रेजेंट होगा क्रोमेटिन।
इसी के साथ साथ यहाँ पे क्रोमेटिन देखने के लिए मिलेगा। क्लियर? ठीक है, चलो अब एक एक को डिटेलिंग करना स्टार्ट करें यहाँ पे, उसके बाद फिर इसको तुम आराम से इसको बना लेना। ठीक है, सबसे पहले दिया हुआ है न्यूक्लियर एनवेलप। तो न्यूक्लियर एनवेलप जो है बेसिकली ये दो पार्ट से मिलकर के बना हुआ है, दो डिफरेंट लेयर के मेम्ब्रेन से मिलकर के बना हुआ है। और साथ ही साथ ये जो न्यूक्लियर एनवेलप है ये तुम्हारा डिसकंटिन्यू है, क्योंकि बीच बीच में पोर्स प्रेजेंट है भाई, तो ये क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यू या नॉन कंटिन्यूअसली। ये हो जाएगा नॉन कंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूअस नहीं होता। साथ साथ समझते चलो, यहां पे दिया हुआ है आउटर लेयर, तो ध्यान देना हमने सेल ऑर्गेनल करने के टाइम पे किया हुआ था भाई कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये न्यूक्लियस को ही सराउंड किए हुए होता है। तो न्यूक्लियस को अगर सराउंड किए हुए रहेगा तब के केस में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो इसी के बाहर में इस टाइप से फॉर्म होगा। क्लियर? इसी के बाहर में ही प्रेजेंट होने वाला होगा और उसी के पास राइबोसोम चिपका हुआ रहता है। तो इसका जो आउटर मेम्ब्रेन है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, या फिर इसका आउटर मेम्ब्रेन जो रहता है ये कंटिन्यू होता है कहां पे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। क्लियर? वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वो कंटिन्यू हो जाता है वापस से। तो इस हिसाब से अगर देखोगे तो आउटर लेयर जो है ये रफ अपीयर होता है, तो इसका जो सरफेस रहेगा ये कैसे हो जाएगा, रफ सरफेस। रफ सरफेस ड्यू टू RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और उसमें जो रहेगा वो भाई राइबोसोम होने वाला रहेगा, तो इस हिसाब से वो तुमको रफ अपीयर होने वाला रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट इनर लेयर जो है, इनर लेयर में क्योंकि राइबोसोम चिपकते नहीं है तो इसी वजह से इनर लेयर जो रहता है ये स्मूथ होने वाला हो, स्मूथ लेयर। क्लियर? ये हो जाएगा भाई स्मूथ लेयर। क्लियर? ठीक है, अब ध्यान देना न्यूक्लियर पोर जो है ये बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। जो भी सब्सटेंस न्यूक्लियस से बाहर या फिर न्यूक्लियस के बाहर से अंदर अगर लेना हुआ तो न्यूक्लियर पोर के ही थ्रू आना जाना करेगा। इस बेसिस पे न्यूक्लियर पोर जो रहेगा ये तुम्हारा ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेगा, और साथ ही साथ न्यूक्लियर पोर जो है ये बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट को सपोर्ट अलाउ करता है। बोलने का मतलब सब्सटेंसेज इनसाइड से आउटसाइड और आउटसाइड से इनसाइड आना जाना कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन। हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन, और ये कैसे होगा, बाई डायरेक्शनल। बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्टेशन यहां पे ये अलाउ करेगा। क्लियर है? ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट पेरी न्यूक्लियर स्पेस, इसके बारे में तो बुक में ज्यादा कुछ डिटेल दिया नहीं है, बस इसका थिकनेस ही दिया हुआ है। तो 10 नैनोमीटर से लेकर के 50 नैनोमीटर तक, 10 to 50 नैनोमीटर तक इसका विड्थ हो सकता है। क्लियर? 10 to 50 नैनोमीटर का इसका विड्थ हो सकता है, बस इतना ही तुम्हारा, या थिकनेस लिख सकते हो जो भी है। तो पेरी न्यूक्लियर स्पेस जो है ये तुम्हारे इतने विड्थ का होता है। क्लियर है? ठीक है, चलो भाई अब नेक्स्ट चले न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियोलस जो यहाँ पे लिखा हुआ है बेसिकली ये मेम्ब्रेन लेस होता है, तो यहाँ पे लिखो मेम्ब्रेन लेस। क्लियर? अब मेम्ब्रेन लेस है तो पूरा जो इनसाइड में न्यूक्लियोप्लाज्मा जो फ्लूइड है उसमें ये घुले हुए टाइप का दिखेगा वहां पे। क्लियर? तो ये कंटिन्यूअस होता है किसमें, सॉरी न्यूक्लियोप्लाज्म, कंटिन्यूअस होता है न्यूक्लियोप्लाज्म, तो लिख सकते हो इस पे कंटिन्यूअस इन न्यूक्लियोप्लाज्म। कंटिन्यूअस इन न्यूक्लियोप्लाज्म। क्लियर? दूसरा चीज समझना, न्यूक्लियस के इनसाइड में आरएनए जो रहता है इसका सिंथेसाइज किया जाता है। क्लियर? आरएनए का सिंथेसाइज किया जाता है। तो न्यूक्लियस के इनसाइड में बेसिकली दो जगह तुमको याद रखना है, एक हो जाएगा न्यूक्लियोलस और दूसरा हो जाएगा यहां से न्यूक्लियोप्लाज्म। तो न्यूक्लियोप्लाज्म जो रहता है वहां पे एमआरएनए सिंथेसाइज किया जाता है। न्यूक्लियोप्लाज्म में एमआरएनए बोलने का मतलब मैसेंजर आरएनए, जो हम लोगों ने पहले ही एक बार डील किया हुआ है। और न्यूक्लियोलस जो रहता है, न्यूक्लियोप्लाज्म में एमआरएनए, और न्यूक्लियोलस जो रहता है यहाँ पे आरआरएनए, जो कि अभी हम लोगों ने राइबोसोम का किया हुआ था। क्लियर? डिफरेंट टाइप्स के जो आरआरएनए थे उसमें से
जो उसके स्मॉलर सब यूनिट में, लार्जर सब यूनिट में देखने के लिए मिला हुआ था। क्या बोलना चाहिए, यूकैरियोट्स के केस में जो स्मॉलर सब यूनिट था 18s rRNA था वहां पे, क्लियर। और लार्जर सब यूनिट जो था वहां पे तुम्हारा 28s rRNA, 5.8s rRNA और साथ ही साथ 5s rRNA प्रेजेंट था। तो इस हिसाब से अगर देखोगे तो यहाँ पे rRNA का सिंथेसाइज होता है, कहां पे बोला जाए तो न्यूक्लियोलस में। तो लिखो इस पे साइट ऑफ rRNA सिंथेसिस, साइट ऑफ rRNA सिंथेसिस। आरआरएनए को हम लोग राइबोसोमल आरएनए बोलते हैं, एमआरएनए को मैसेंजर आरएनए बोलते हैं, और एक टीआरएनए होता है, बट उसको अभी नहीं देखना, उसका तो मे बी यूज तुमको सीधा क्लास 12 में ही देखने के लिए मिले, क्लियर। तो भाई ये हो जाएंगे तुम्हारे एमआरएनए से रिलेटेड चीज, इतना क्लियर हो गया रहेगा। नेक्स्ट न्यूक्लियोप्लाज्म, तो न्यूक्लियोप्लाज्म जो रहता है, अच्छा इसमें सारे के सारे सेम कलर, चलो कोई नहीं एडजस्ट करके लिख लो अभी के लिए, नेक्स्ट डायग्राम में थोड़ा सा कलर वालर ऐड कर देंगे। सारे के सारे एक ही जगह पे कंटेन हो गया, ठीक है। देख लो न्यूक्लियोप्लाज्म जो रहता है ये तुम्हारा ट्रांसपेरेंट कोलाइडल, ठीक है, ट्रांसपेरेंट कोलाइडल सेमी फ्लूइड मटेरियल होगा। ट्रांसपेरेंट बोलने का मतलब एक तो आर पार देख सकते हैं, कोलाइडल बोलने का मतलब क्या होता है, अगर किसी को पता हो तो ठीक, नहीं तो समझो जैसे ग्लास में अगर क्या बोलना चाहिए, लाइमस्टोन ले लिए, और लाइमस्टोन लेने के बाद उसको जैसे चौक पाउडर ही ले लिए, चौक पाउडर लेकर के ग्लास के पानी में घोल दो, उसके जो पार्टिकल्स रहते हैं वो पानी में ऐसे तैरते हुए लगते हैं, तब के केस में जो सॉल्यूशन प्रिपेयर होकर के तुम्हारे सामने में रहेगा उसी को हम लोग कोलाइडल सॉल्यूशन बोलते हैं। वैसे ही इसमें भी बहुत सारे छोटे मोटे पार्टिकल्स जो रहते हैं वो घूमते फिरते रहेंगे, ऐसे ही दिखेंगे, तो ये जो रहता है ये कोलाइडल सॉल्यूशन या फिर सेमी फ्लूइड होता है। तो इसमें लिखना ट्रांसपेरेंट कोलाइडल सेमी फ्लूइड। ट्रांसपेरेंट कोलाइडल सेमी फ्लूइड। और इसको अभी अभी मैंने बताया हुआ था भाई कि एमआरएनए का सिंथेसिस न्यूक्लियोप्लाज्म में होता है। तो यहां पे एक लाइन और लिखो, साइट ऑफ एमआरएनए सिंथेसिस, क्लियर, साइट ऑफ एमआरएनए सिंथेसिस। क्रोमेटिन को भी छोड़ो, क्रोमेटिन को डिटेल में लिखेंगे इसके बाद, पहले ये ड्रॉ करो डायग्राम सारे लेबलिंग के साथ में, डिटेलिंग को जल्दी नोट डाउन करो और फिर हम लोग यहां से आगे बढ़ेंगे जल्दी। चाहो तो जितने पॉइंट्स मैंने डायग्राम पे लिखा हुआ है उन सभी को नोट डाउन नीचे में कर सकते हो स्टेटमेंट बना बना करके। जल्दी नोट डाउन करो भाई, फिर कुछ इमेजेस भी दिखाने पड़ेगी, बहुत सारे चीजें जो है वो यहाँ के ड्राइंग से तुमको समझ में नहीं आएंगे, जब इमेज देखेंगे उसका तो क्लियर होगा, ठीक। जल्दी नोट डाउन करो जल्दी। नोट डाउन जल्दी करो, पढ़ाई हम लोग थोड़ा सा धीरे धीरे करते हुए चलेंगे, तो भाई कंटेंट तुम्हारे भेजे में कुछ जाए, ठीक है, नहीं तो फिर ए न्यूक्लियोटाइड जैसा बिहेव करोगे। आ रहा समझ में, बिना ब्रेन का। बॉडी तो फंक्शनिंग रहेगा, सारे के सारे काम भी करोगे, बट बिना ब्रेन के, ठीक। मोस्टली तो वैसे रहोगे भी वैसे। हो गया होगा।
डन, गुड। तो ये था भाई तुम्हारे न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर। अब न्यूक्लियस के साथ साथ हमको यहाँ पे जो बीच में क्या बोलना चाहिए, ये क्रोमैटिन मटेरियल दिख रहा है, पहले इसको एक एक करके बहुत अच्छे से डिटेलिंग में इसको कवर करना पड़ेगा। इसमें से कुछ भी पार्ट छोड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि 11th के साथ साथ 12th भी तुम्हारा न्यूक्लियस पे ही बेस्ड है, मतलब क्रोमोसोम्स पे ही बेस्ड है मोस्टली। ठीक है, तो वहां के भी तुमको कॉन्सेप्ट, क्योंकि बायो उस टाइम पे तुमको फिर नए नई चीजें देखना है। क्लियर, बायोटेक तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा वहां पे इंपॉर्टेंट होने वाला रहेगा, जिसमें कि तुमको इन सारी चीजों से बहुत ज्यादा डील करना है। ठीक है, बहुत सारे प्रोसीजर्स वगैरह देखने हैं, तो उनमें इन सारे एलिमेंट्स का तुम्हारा यूज होने वाला होगा। क्लियर, अच्छा डन, गुड, वेरी गुड। चलो भाई, तो नेक्स्ट हेडिंग लगाओ क्रोमेटिन। क्रोमेटिन, क्लियर। तो देखो, जब न्यूक्लियस का स्टडी किया जा रहा था उस टाइम पे भाई मैंने तुमको पहले ही बता दिया है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो रहते हैं या फिर माइक्रो साइज के जो चीजें रहता है उनको ऑब्जर्व करने के लिए हमको स्टेन करना पड़ता है। क्लियर, तो जब न्यूक्लियस को स्टडी करने के लिए स्टेन किया जा रहा था, तो वहीं पे तुम्हारे ये जो क्या बोलना चाहिए क्रोमेटिन थे, ये सारे के सारे स्टेन को एब्जॉर्ब कर लेते थे। ठीक, तो इस बेसिस पे जो क्रोमेटिन था ये नाम आया हुआ। क्लियर, और ये जो नाम दिया गया था भाई, ये नाम देने वाला आदमी था वो था फ्लेमिंग। क्लियर, फ्लेमिंग नाम से जो भी आदमी तुम्हारे बुक में नाम लिखा हुआ है उसी ने इसको नेमिंग किया हुआ था। क्लियर है, उसी ने इसको नेमिंग किया हुआ था। तो भाई क्रोमेटिन, क्रोमेटिन का नाम से ही पता चल रहा होगा, क्रोमा, क्रोमा वर्ड आ रहा है, और क्रोमा का रिलेशन तो हम लोगों ने कलर से होता है, ये पहले ही देख चुका है। तो इस हिसाब से भाई इसका नेमिंग किया गया, क्योंकि जब न्यूक्लियस को स्टेन किया जा रहा था तब के टाइम पे ये भी अच्छा खासा स्टेन वहां से अब्सॉर्ब किया हुआ था और ये भी अच्छे से विजिबल हो रहा था। तब के केस में इसको लिखो नेम्ड बाय फ्लेमिंग। क्लियर, नेम्ड बाय फ्लेमिंग, फ्लेमिंग ने ही इसका नाम दिया हुआ था। और क्यों दिया हुआ था बोलने से भाई, क्रोमा मतलब कलर के वजह से, कलर के वजह से दिया हुआ था। तो इस हिसाब से अगर देखेंगे तो क्रोमेटिन जो है ये तुमको कलर के बेसिस पे दो टाइप से देखने के लिए मिलता है। एक तो हो जाएगा इसमें से लाइट कलर में, या फिर एक, अच्छा पहले डार्क कलर लिख लो, कलर के हिसाब से ऑन द बेसिस ऑफ कलर। जब इसको स्टेन किया जाता है तब के केस में कुछ जो पार्ट्स होते हैं क्रोमेटिन के, ठीक है, ये डार्क कलर में अपीयर होते हैं, और कुछ पार्ट जो रहेंगे ये तुम्हारे लाइट कलर के अपीयर होते हैं। तो कुछ डार्क कलर में अपीयर होंगे और कुछ जो है ये लाइट कलर में अपीयर होता है। ठीक है, डार्क कलर में जो आते हैं इनको हम लोग बोलेंगे हेट्रोक्रोमेटिन। क्लियर, इनको बोला जाएगा हेट्रोक्रोमेटिन। और जो लाइट कलर में अपीयर हुए थे इनको बोला जाएगा भाई यूक्रोमेटिन। ठीक है, जो डार्क कलर में अपीयर हुए थे इनको बोला जाएगा हेट्रोक्रोमेटिन, जो लाइट कलर में अपीयर हुए थे इनको बोला जाएगा यूक्रोमेटिन। क्लियर है, अब ध्यान देना, जैसे एक एक क्या बोलना चाहिए थ्रेड का एक बंडल लिए हुए हो, पहले तो सारे थ्रेड्स खोल करके बाहर निकाल दो। सारे थ्रेड्स खोलने के बाद, सारे थ्रेड्स खोलने के बाद वो तो तुमको सारे स्ट्रक्चर सिमिलर दिख रहे होंगे। उसके बाद करना क्या है, बीच बीच में तुमको नॉट बनाने, मतलब उसमें से वो गांठ बांधना है। ठीक है, तो इस हिसाब से जब उसमें नॉट्स बनाओगे और सारे नॉट को जब कलेक्ट करोगे, या नहीं भी किए मान करके चलो, इस हिसाब से तुम्हारा जो है ये इस टाइप से थ्रेड जो है ये बन करके आएगा। क्लियर, बीच बीच में नोट्स प्रेजेंट होने वाले रहेंगे। अब जब इसको कलर में डुबाओगे तो जाहिर सी बात है भाई ये जो पार्ट रहेगा ये ज्यादा तुमको डार्क अपीयर होगा, क्योंकि यहाँ पे जो थ्रेड है वो बहुत ज्यादा डेंसली पैक्ड है। क्लियर, वहां पे बहुत ज्यादा डेंसली पैक्ड है, जिसके वजह से
कलर जो है उस वाले पार्ट में, जो नॉट वाला पोर्शन रहता है, इस वाले पार्ट में ज्यादा एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो इसी हिसाब से अगर देखा जाएगा, जो डार्क पार्ट था वो हाईली डेंस था। क्लियर, उसमें क्रोमेटिन जो थे वो बहुत ज्यादा डेंसली पैक्ड थे। डेंसली पैक्ड क्रोमेटिन लिखो। डार्क रीजन में क्या हो जाएगा? डेंसली पैक्ड क्रोमेटिन। क्लियर। और लाइट रीजन जो था, या लाइट वाले जो सेक्शन था यहाँ पे, ये हो जाएगा भाई लूजली अरेंज क्रोमेटिन। लूजली अरेंज्ड क्रोमेटिन। क्लियर, लूजली अरेंज्ड क्रोमेटिन। अब ध्यान देना, यहाँ पे जो हम लोगों ने क्रोमेटिन को दो टाइप से क्लासिफाई किया हुआ, एक तो हो गया भाई डार्क रीजन का, एक हो जाएगा तुम्हारे लाइट रीजन का। क्लियर। तो क्रोमेटिन जो रहता है बेसिकली इसको डाई करने के लिए भी तो कुछ ना कुछ सब्सटेंस का यूज किया जाता है। तो बुक में तुम्हारे सिर्फ और सिर्फ बेसिक डाई लिखा हुआ है। बेसिक डाई बोलने का मतलब जो एसिडिक बेसिक वाला होता है वैसा बेसिक डाई, मतलब नॉर्मल बेसिक का मतलब नॉर्मल मत समझ लेना। क्लियर। तो वहां पे जो बेसिक डाई लिखा हुआ है, बेसिक डाइज, एक डाई नहीं बहुत सारे डाइज आते हैं इसको डाई करने के लिए, तो एक आध दो का नाम भी यहां पे लिख देते हैं। जैसे एक इसमें से मिथाइल ब्लू का यूज किया जाता है, एंड इयोसिन। क्लियर, एंड इयोसिन में भी ईओ होता है या ईआई होता है, देख लेना वो जो भी है। मिथाइल ब्लू एक यूज किया गया, मतलब किया जा सकता है इसमें से। ठीक। और एसिटोकार्बिन, एक आ जाएगा भाई एसिटोकार्बिन। एसिटोकार्बिन डाई है, इसका भी यूज किया जाता है। ठीक। तो इस टाइप से देखोगे तो बहुत सारे डाई मिलते हैं। बुक में अब नाम लिखा नहीं है, मैंने एग्जांपल के लिए एक दो लिख दिया है, तो इसको ध्यान में रखना। खास करके ये एसिटोकार्बिन, इसका हम लोग को क्योंकि आगे के टॉपिक्स में भी नाम देखना ही है, ये फिर से आने वाला रहेगा, तो इसको याद रखना। बाकी ऊपर वाले को ना याद रखो तो भी तुम्हारा काम चल जाएगा। ठीक है, क्लियर। चलो भाई, तो ये हो जाएंगे तुम्हारे क्रोमेटिन को लेकर के जल्दी। अच्छा, एक और चीज, एक और डेटा इसका लिख लेते हैं। जो ये क्रोमेटिन रहता है बेसिकली, अगर इसका लेंथ की बात करोगे तो ये जो रहता है ये 2.2 मीटर आसपास का। 2.2 बोलने का मतलब हमसे भी ज्यादा लेंथी है, समझ लो। ठीक है, तो 2.2 मीटर आसपास का इसका एक लेंथ तुमको देखने के लिए मिलेगा। और साथ ही साथ में हम लोग का जो न्यूक्लियस रहता है, इसका साइज 10⁻⁻⁶ बोलने का मतलब है माइक्रोमीटर में जाता है वो। ठीक, तो माइक्रोमीटर के साइज में हमारा न्यूक्लियस, सॉरी हाँ, हमारा न्यूक्लियस है। और साथ ही साथ में 2.2 मीटर का इसका लेंथ तुमको देखने के लिए मिलेगा क्रोमेटिन का। और अभी अभी हम लोगों ने डायग्राम में देखा कि क्रोमेटिन जो है वो न्यूक्लियस के इनसाइड में प्रेजेंट है। तो भाई इतने लेंथी स्ट्रक्चर को किसी ना किसी तरीके से बाइंड करके वहां पर रखना पड़ेगा। और हम लोगों ने यूकैरियोट्स के केस में ही इसके बारे में डील किया हुआ था कि यूकैरियोट्स में हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होता है। हिस्टोन जो रहता है ये तुम्हारे क्रोमेटिन को बाइंड करने वाला प्रोटीन होता है। और वहीं अगर यूकैरियोट्स की बात करेंगे तो यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होगा, जो कि उन सारे क्रोमेटिन को बाइंड करके न्यूक्लियस के अंदर में पैक करके रखा हुआ रहता है। क्लियर, उनका पैकेजिंग करके न्यूक्लियस के इनसाइड में उनको रखेगा। आगे इतना समझ में? तो भाई एक तो हो गया हिस्टोन। तो हम लोग को बेसिकली ये जानना है कि क्रोमेटिन जो है ये कौन कौन से चीजों को कंटेन करता है, तो उसी में ये आ जाएगा भाई हिस्टोन प्रोटीन भी। चलो तो नेक्स्ट हेडिंग लगाओ। अच्छा, हेडिंग नहीं, पॉइंट्स बना करके लिखो। क्रोमेटिन कंटेन्स क्रोमेटिन में क्या क्या होता है? तो बेसिकली इसमें तुम लोग को चार एलिमेंट्स या चार ही चीजें याद रखना है। एक हो जाएगा भाई डीएनए, एक तो ये डीएनए कंटेन करेगा, साथ ही साथ में इसके पास होता है आरएनए, साथ ही साथ इसमें हो जाएगा हिस्टोन प्रोटीन। क्लियर। और रेफरेंस बुक की बात करूं तो उसमें तो तुम्हारा हिस्टोन प्रोटीन के साथ साथ नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी लिखा हुआ रहता है। नॉन हिस्टोन प्रोटीन का यूज जो है ये तुमको
आगे में भी कभी देखने के लिए मिल जाए, बाकी 11th 12th के सिलेबस में तो ये नहीं है। फिर भी लिख लो यहाँ पे नॉन हिस्टोन प्रोटीन, या फिर नॉन हिस्टोन्स लिख सकते हो। ठीक है, तो ये भाई 4 एलिमेंट्स रहेंगे जो कि एक क्रोमेटिन जो है ये कंटेन करेगा। हिस्टोन प्रोटीन जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसी में लिख लो, ये होता है बाइंडिंग प्रोटीन, या फिर पैकेजिंग प्रोटीन लिखो तो इसको पैकेजिंग प्रोटीन। ऑफ क्रोमेटिन, पैकेजिंग प्रोटीन ऑफ क्रोमेटिन। क्लियर। हिस्टोन प्रोटीन जो रहता है इसका नेचर की अगर बात करो तो बेसिक नेचर का होता है, ये बेसिक नेचर का होता है। ठीक है, ये बेसिक नेचर, क्योंकि भाई आरएनए डीएनए जो है ये एसिडिक नेचर का होता है, तो अगर ये एसिडिक नेचर के होंगे तो इनको बाइंड करने के लिए एक इनसे अपोजिट पोलैरिटी का तुमको सब्सटेंस चाहिए, तो ये बेसिक होगा तो फिर ये क्या हो जाएंगे, एसिडिक हो जाएंगे। तो एसिड और बेस में आपस में क्या होता है, एक दूसरे को बाइंड करने का तुमको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो यही बाइंड करके रखेगा इसको भाई, वो हो जाएगा बेसिक नेचर का, ये हो जाएगा एसिडिक नेचर का। अब अगर बात करोगे क्रोमेटिन क्रोमेटिन की, तो क्रोमेटिन का लेंथ कितना हो जाएगा, अबाउट 2.2 मीटर, और न्यूक्लियस जो रहता है उसका साइज कितना हो जाएगा, तो उसका जो डायमीटर आएगा वो माइक्रोमीटर में, 10⁻⁻⁶ मीटर में। क्लियर। एंड डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस, ये हो जाएगा अबाउट 10⁻⁻⁶ मीटर। ठीक। सो chromatin need to package ठीक है, इसी वजह से क्रोमेटिन को पैकेजिंग का रिक्वायरमेंट होता है, और तभी जाकर के हम लोग के न्यूक्लियस में वो फिट हो पाता है। क्लियर है इतना। ठीक है, चलो भाई, तो पहले इतने को नोट डाउन करो, फिर हम लोग चलेंगे कि एक क्रोमेटिन जो रहता है वो क्रोमोसोम कब बनता है, उसके लिए क्या सिचुएशन होगा, क्या सिनारियो होगा। फिर एक क्रोमोसोम देखेंगे, क्रोमोसोम के डिफरेंट पार्ट्स देखेंगे, उसका सारा लेबलिंग करने के बाद फिर ये चैप्टर तुम्हारा हो पाएगा। एक और बचेगा इसमें से तुम्हारे टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, अब इसी चैप्टर के एंड में दिया हुआ है भाई उसको, तो उसको भी कवर करना पड़ेगा। हालांकि मैं सोच रहा था कि उसको तुमको नेक्स्ट में करवा दिया जाए, लेकिन नहीं, यहीं पे एक बार करेंगे, नेक्स्ट में उसको फिर से रिवाइज करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। क्लियर, क्योंकि एलिमेंट्स तुमको बहुत सारे नए सुनने हैं, तो 2 बार 3 बार करेंगे तभी जाकर के याद हो पाएगा। जल्दी इसको नोट डाउन करो फटाफट, इतने को नोट डाउन करो, फिर यहां से आगे बढ़ा जाएगा। अच्छा, डन, गुड, ठीक। तो ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, क्रोमोसोम से क्रोमेटिन बनने का पूरा। अच्छा, पहले उसका सिनारियो एक समझ लो, देखो ध्यान से। जैसे यहाँ पे हम लोगों का जो न्यूक्लियस है ये अभी क्रोमेटिन कंटेन किया हुआ है, इसके पास अभी क्रोमेटिन है। ठीक, तो इस टाइप के न्यूक्लियस को हम लोग नॉन डिवाइडिंग न्यूक्लियस बोलते हैं। नॉन डिवाइडिंग बोलने का मतलब ये न्यूक्लियस अभी डिवाइड नहीं कर रहा है, ये अभी रेस्टिंग स्टेट में है। ठीक है, ये अभी रेस्टिंग स्टेट में है, ये अभी डिवाइड करने के प्रोसेस में है ही नहीं। जब भी ये क्रोमेटिन आपस में और कॉम्पैक्टली पैक्ड होना चालू होते हैं और अपने आप को एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर में अरेंज करते हैं, क्लियर, तब के केस में हम लोग उस बने हुए नए स्ट्रक्चर को बोलेंगे क्रोमोसोम्स। और क्रोमोसोम्स किसी भी न्यूक्लियस में तभी फॉर्म होता है जब न्यूक्लियस डिवाइड होने वाला होता है। क्लियर है, या फिर सेल का डिवीजन होने वाला होता है, तब के केस में यहां पे तुम्हारा क्रोमेटिन से ये क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आ गया ये बात, क्लियर है। तो ये जो क्रोमोसोम है या ये जो क्रोमेटिन है ये क्रोमोसोम में तभी कन्वर्ट होता है जब इस न्यूक्लियस को डिवाइड करना होगा। क्रोमेटिन वाले न्यूक्लियस को हम लोग नॉन डिवाइडिंग न्यूक्लियस को हम लोग नॉन डिवाइडिंग न्यूक्लियस बोलेंगे। और जिस भी न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होता है उसको हम लोग डिवाइडिंग न्यूक्लियस बोलते हैं। क्लियर, तो यहाँ पे कहीं कोने में लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ठीक है, एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे नोट करके लिख देता हूं नीचे में। देखो, नोट करके नीचे में लिख लो
if chromatin present inside nucleus, तब उसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, नॉन डिवाइडिंग न्यूक्लियस। तब उसको बोला जा रहा है नॉन डिवाइडिंग न्यूक्लियस। और अगर क्रोमेटिन एब्सेंट इनसाइड, मतलब कि क्रोमेटिन प्रेजेंट इनसाइड, अब क्रोमोसोम्स इसमें लिखेंगे नेक्स्ट में, क्रोमोसोम प्रेजेंट इनसाइड न्यूक्लियस, तब के केस में उसको डिवाइडिंग न्यूक्लियस बोला जाएगा। इफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इनसाइड न्यूक्लियस, इसको हम लोग डिवाइडिंग न्यूक्लियस बोलेंगे। ठीक है, इसको हम लोग डिवाइडिंग न्यूक्लियस बोलेंगे। इसको कहीं पे लिख लो भाई, कोने में लिख लो, बॉक्स बना करके लिख लो, या फिर जहां पे हम लोगों ने क्रोमोसोम या क्रोमेटिन स्टार्ट किया हुआ वहीं पे भी लिख लो, तो भी तुम्हारा काम चल जाएगा। ठीक, क्लियर। चलो भाई, अब यहां से हम लोग देखते हैं कि जब क्रोमोसोम्स जो रहेंगे ये फॉर्म होते हैं तो उसका स्ट्रक्चर जो है वो बनेगा कैसे। पहले हम लोग उसका एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। इसके बारे में थोड़ा मोड़ा डिटेलिंग तो अभी नहीं करेंगे, मैं तुमको इमेज में दिखाऊंगा, फिर इमेज पे चलेंगे, इमेज पे थोड़ी डिटेलिंग करेंगे हम लोग। हेडिंग लगाओ, सॉरी, नेक्स्ट पॉइंट। क्रोमेटिन टू क्रोमोसोम्स। क्रोमेटिन टू क्रोमोसोम्स, क्लियर। अब जैसे क्रोमेटिन से अगर क्रोमोसोम बनाना है, तब के केस में ये हिस्टोन प्रोटीन जो है बहुत हेल्प करेगा। हिस्टोन प्रोटीन पूरे के पूरे क्रोमेटिन को बांध करके एक जगह पे कंडेंसली पैक्ड कर देता है। तो ध्यान दो कि इसका स्ट्रक्चर जो है ये बन करके आएगा कैसे। एक चीज और, मैं अभी पहले से जो लोग क्लासेस कर चुके हुए रहोगे उनको ये क्रोमेटिड को लेकर के N2N C मतलब 2C 4C ये सारे रिप्रेजेंटेशन पहले ही तुमको पता चल चुका रहेगा। तो उनका रिप्रेजेंटेशन मैं तुमको यहाँ पे नहीं, उसको मैं नेक्स्ट चैप्टर में करवाऊंगा, हालांकि वो नेक्स्ट चैप्टर में ही है। लेकिन पिछले वाले क्लासेस में होता क्या था कि मैं उसको इसी चैप्टर में एक बार रिवाइज करवा देता था। तो पिछले वाले क्लासेस जो थे वो थोड़े से इतने स्टार्टिंग के चैप्टर्स इतने डिटेलिंग, सॉरी स्टार्टिंग के टॉपिक्स जो है वो इतने डिटेलिंग से नहीं किए हुए थे। लेकिन इस साल में क्या हम लोग पूरा का पूरा नीट का सिलेबस कवर कर रहे हैं, तब के केस में हम लोग को बहुत डिटेलिंग में करना पड़ रहा है। तो हम लोग जितने एलिमेंट्स जहां पे मिलेंगे करने के लिए वहीं पे करने का ज्यादा कोशिश करेंगे, ताकि टाइम वेस्ट हम लोग का ज्यादा ना हो। और वो चीज वैसे भी तुम्हारा एक ही बार में याद हो जाएगा। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्चुअल पार्ट है। ठीक, फैक्ट के बेसिस पे चीजों को थोड़ा थोड़ा याद रखना है तुमको, बाकी पूरा का पूरा तुम्हारा कॉन्सेप्चुअल पार्ट होने वाला रहेगा। तो इस हिसाब से चलो भाई देखो, क्रोमेटिन से जब क्रोमोसोम बनता है तो क्रोमेटिन तो अभी देख लिए वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होने वाला रहेगा। तो ये तुमको देखने के लिए मिलेगा इस टाइप से। ये हो गया भाई क्रोमेटिन, मान करके चलो। अब यहां से बनाएंगे हम लोग क्रोमोसोम्स। तो देखो, इस टाइप से तुमको क्रोमोसोम जो है ये देखने के लिए मिलेगा। क्लियर। अब इसमें क्या है, ध्यान देना, जो क्रोमेटिन मटेरियल पूरे फैले पड़े हुए थे उनको इसके अंदर में कंडेंस किया गया। क्लियर। उसको सॉरी, उसको इसके अंदर में कंडेंस किया गया। कंडेंस किया गया बोलने का मतलब पैकेज करके रखा गया है। क्लियर। तो इस टाइप से इनसाइड में तुमको इसके वही क्रोमेटिन मटेरियल देखने के लिए मिलेगा। एक मिनट वेट कर लेना थोड़ा। ठीक, स्टेबल हो गया होगा, अब स्टेबल हो गया होगा। ठीक है, चलो भाई, तो देखो ध्यान से, ये हो गया, ये हो गया। यहां से क्या चीज बोला जाए तो ये हो जाएगा क्रोमोसोम। क्लियर।
अब इसको हम लोग बोलते हैं मोनाड क्रोमोसोम। मोनाड का जैसे मोनाड बोलने का मतलब एक, डायाड बोलने का मतलब दो। क्लियर? तो इसमें तुमको एक सिंगल क्रोमेटिड देखने के लिए, इसको हम लोग बोलते हैं क्रोमेटिड। ये जो एक स्ट्रक्चर बनकर के आया हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं क्रोमेटिड। और यहाँ पे तुमको एक ही क्रोमेटिड देखने के लिए मिल रहा है, एक ही क्रोमेटिड देखने के लिए मिल रहा है, इसको हम लोग मोनाड बोलते हैं, मोनाड। क्लियर? तो इसको बोलेंगे मोनाड। ये है सिंगल क्रोमेटिड। ये हो जाएगा भाई सिंगल क्रोमेटिड। सिंगल क्रोमेटिड में तुमको यहाँ बीच में एक कंडेंस एरिया दिख रहा होगा, बोलने का मतलब एक डेंसली पैक्ड एरिया दिख रहा होगा, या कॉन्स्ट्रिक्टेड जिसको बोला था। कॉन्स्ट्रिक्टेड बोलने का मतलब जो पचका हुआ है यहाँ पे। क्लियर? तो भाई इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्टेड, मतलब कॉन्स्ट्रिक्शन। इसको हम लोग बोलेंगे प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। और यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? यहाँ पे प्रेजेंट होता है सेंट्रोमियर। ये जो तुमको एक राउंड लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख रहा होगा इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रोमियर। ये हो जाएगा प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। क्लियर? क्लियर? ये हो जाएगा भाई सेंट्रोमियर। ध्यान देना, ये क्रोमेटिड के तुमको दो आर्म्स दिख रहे होंगे। ऊपर के आर्म को हम लोग बोलते हैं पी आर्म, और नीचे के आर्म को बोला जाता है क्यू आर्म। ये होता है शॉर्ट आर्म। शॉर्ट मतलब कि इसके कंपैरिजन में वो थोड़ा सा छोटा होता है, इसको हम लोग बोलेंगे ये शॉर्ट आर्म। ये शॉर्ट आर्म है, इसको बोलते हैं पी आर्म। पी जो है ये वर्ड रिप्रेजेंट, सॉरी ये जिस वर्ड को रिप्रेजेंट करता है वो होता है पिटाइट। पिटाइट का मतलब होता है शॉर्ट। क्लियर? इसका नाम पी आर्म दिया गया है, इसका नाम क्यू आर्म दे दिया गया है। तो क्यू का कोई ऐसा फुल फॉर्म होता नहीं है, वो सीक्वेंस बनाने के लिए पी और क्यू से नेमिंग किया गया। इसको छोटा, छोटे वर्ड को पिटाइट से यूज किया था तो इसको पी आर्म बोल दिया गया, तो इसको क्यू आर्म बोल दिया गया। ये हो जाएगा भाई क्यू आर्म। ठीक है? अब ध्यान देना, यहां पे ये जो सेंट्रोमियर बना हुआ है इसको सराउंड किए हुए एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं काइनेटोकोर। जिसको हम लोग बोलेंगे काइनेटोकोर। इसके बाहर में ये तुमको एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा, इसको बोलते हैं काइनेटोकोर। क्लियर? ये हो जाएगा काइनेटोकोर। और अच्छा हाँ ठीक है, तो ये सारे हो गए इसके पार्ट्स। भाई एक चीज और तुमको याद रखना है, इसके ये नीचे वाले पार्ट में एक रीजन तुमको दिखेगा, इसको हम लोग बोलते हैं टीलोमियर। इसको हम लोग बोलते हैं टीलोमेयर। ठीक है? चलो इतना लेबलिंग करो इसका फटाफट, फिर थोड़ा मोड़ा डिटेलिंग करेंगे, फिर इमेजेस पे चलेंगे, वहां पे इसको अच्छे से समझने के लिए मिलेगा। जल्दी इसको नोट डाउन करो फटाफट भाई, सारे लेबलिंग कंप्लीट करो, फिर सारे पार्ट्स का एक एक का मतलब बताते हैं। हो गया होगा? लेबलिंग हो गया होगा? जल्दी करो जल्दी, आज कंप्लीट नहीं हो पाएगा भाई, तुम्हारा ये आधा क्लास और जाएगा, क्योंकि अभी तुम्हारा क्रोमोसोम्स के टाइप्स बचे हुए हैं। और क्रोमोसोम्स के टाइप्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब सेल डिवाइड करेंगे फिर न्यूक्लियर डिवाइड करेंगे तो वहां पे क्रोमोसोम्स भी डिवाइड होते हैं, और डिवीजन के बेसिस पे इनका मूवमेंट जो रहता है वो पोल के साइड में होता है। ठीक है? तो पोलर मूवमेंट जो रहेगा वो उसी डिवीजन के हिसाब से होने वाला रहेगा। तो इसमें से बहुत ज्यादा मतलब कि अलग अलग टाइप से, अलग अलग टाइप के जो क्रोमोसोम्स रहते हैं ये तुम्हारे अलग अलग डिवीजन होंगे, और डिफरेंट शेप्स में ये पोल्स की तरफ मूवमेंट करते हैं। तो वो टाइप्स हम लोग को करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही उसको हल्के में तो नहीं ले कराएंगे, तो इससे बढ़िया एक क्लास और जाए। हालांकि तुम्हारे क्लासेस जो है वो तो अब तुम्हारे ही है, तुम्हारे में ना मैथ्स वाले इंक्लूड होने वाले रहेंगे, ना ही जेई के फिजिक्स केमिस्ट्री वाले। ठीक है? चलो ठीक है भाई,
तो यहां से अब हम लोग थोड़े से इमेज की तरफ चलते हैं। एक काम करते हैं, मैं थोड़ा थोड़ा डिटेलिंग इसका यहीं पे बता देता हूँ। जैसे ये आर्म्स का तो अभी तुम्हारा यूज नहीं, इसको तो छोड़ो, इसको हम लोग सीधा टाइप्स में देखेंगे कि भाई ये जो छोटा आर्म बड़ा आर्म होता है, ये डिफरेंट साइजेस के हिसाब से इनके नेमिंग क्या क्या होते हैं, इन्हीं के बेसिस पे जनरली हम लोग इसको क्लासिफाई करते हैं। तो ये आर्म्स छोड़ दो अभी के लिए। काइनेटोकोर जो लिखा हुआ है यही तुम्हारा अटैचमेंट साइट होता है, या अटैचमेंट साइट प्रोवाइड करेगा किसके लिए बोलने से, जो फाइबर्स आने वाले, स्पिंडल फाइबर्स आने वाले रहेंगे, तो इसमें लिखना अटैचमेंट साइट फॉर स्पिंडल फाइबर। क्लियर। और ये जो इसका एंड पार्ट होता है क्रोमेटिड का, या क्रोमेटिड सॉरी, ये जो तुम्हारा क्रोमोसोम दिख रहा होगा मोनाड के फॉर्म में, इसका जो एंड पार्ट होता है उसी को हम लोग बोलते हैं टीलोमियर। और ये जो रहता है बेसिकली ये एज को कंट्रोल करने का काम करता है। जिसके जिसके क्रोमोसोम में भाई ये जितना बेहतरीन होगा, ठीक है, इसका साइज जितना ज्यादा होगा, वो उतना बेहतरीन तरीके से एज को कंट्रोल करने वाला होगा। आया इतना समझ में? इसका साइज जितना ज्यादा, वो इंसान उतना कम एज का अपीयर होता है। ठीक, तो ये एज को कंट्रोल करने का काम करता है। तो टीलोमियर में लिख लेना कंट्रोल्स एज। ये एज को कंट्रोल करने का काम करेगा। ठीक है, तो बस भाई इतना ही डिटेलिंग देखना है। इसके बाद बाकी जो इसका डिटेलिंग रहेगा वो हम लोग इमेज में और नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। इससे ज्यादा इस चैप्टर के लिए तुम्हारे और है ही नहीं, मतलब क्रोमोसोम का और डिटेलिंग है, अभी तो इसका बहुत सारी चीजें पढ़ना हुआ है। क्लियर। जैसे यहां से तुम्हारा क्या बोलना चाहिए, फर्स्ट प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन बना हुआ है, एक और कॉन्स्ट्रक्शन बोलने का मतलब इसी क्रोमोसोम में अगर मान लो यहां को मैंने सिकोड़ दिया, ठीक है, यहां को मैंने कॉन्स्ट्रिक्ट कर दिया, तब के केस में ये तुमको नीचे में भी एक स्वॉलन रीजन दिखेगा इस टाइप से। देखो इस टाइप से तुमको दिखेगा। तो ये जो और एक नया स्ट्रक्चर फॉर्म होकर के आया है, इसको अगर सीधा रखोगे तो ये कैप जैसे दिखता है, उसको हम लोग बोलते हैं सैटेलाइट। क्लियर। तो उसके बारे में खैर आज तो नहीं करेंगे, हम लोग कल ही करने वाले रहेंगे। पहले इतने को करो, फिर हम लोग देखेंगे इसका भी। ये जैसे प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन जिसमें रहता है उसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है, जिसमें सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन भी आ जाता है, उसमें सैटेलाइट आ जाता है। क्लियर। तब के केस में उस क्रोमोसोम को हम लोग सेट क्रोमोसोम बोलते हैं। हालांकि इसका डिटेल हम लोग देखेंगे कल। अभी के लिए फिलहाल इतने को जल्दी। अच्छा, डन डन, गुड, वेरी गुड। चलो भाई, तो कुछ इमेजेस देखते हैं इनसे रिलेटेड, और फिर बाकी क्लास जो रहेगा इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे कल। देखो, तो ये तो डायग्राम है भाई एक न्यूक्लियस का 3D में। क्लियर। हालांकि साइज बहुत बड़ा है नहीं, फिर भी तुमको स्क्रीन में अच्छा सा दिख रहा होगा। क्लियर है। तो ये हो जाएगा न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर। इसी टाइप से 3D स्ट्रक्चर में रहता है, जहां पे तुमको ये जैसे न्यूक्लियर पोर लिखा हुआ है, तो वो होल होल होते हैं, या फिर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, या छोटे छोटे पैसेज होते हैं, जहां से कि क्रोमोसोम या फिर अदर मटेरियल जो रहेंगे वो अंदर से बाहर होने वाले रहेंगे। बीच में इस टाइप से लपेटाया हुआ रहता है, इसका क्या चीज, न्यूक्लियोलस। और क्रोमेटिन मटेरियल जो रहते हैं इस टाइप से फैले हुए रहते हैं। क्लियर। यहाँ पे तुमको इसके 2 लेयर, यहाँ पे भले ही तुमको अपीयर ना हो रहा हो, बाकी अगर पास से देखोगे तो यहाँ पे 2 लेयर्स दिख रहे हैं इसमें। ठीक है। नेक्स्ट ये होगा जो डायग्राम हम लोगों ने ड्रॉ किया हुआ है। क्लियर। तो यहाँ पे तुमको न्यूक्लियर पोर दिख रहा होगा, क्रोमेटिन दिख रहा होगा, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोप्लाज्म, और साथ ही साथ में न्यूक्लियर एनवेलप। न्यूक्लियर एनवेलप के बेसिकली 2 पार्ट्स हो जाएंगे, एक हो जाएगा आउटर मेम्ब्रेन, एक हो जाएगा इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन जो रहता है ये रफ सरफेस का होता है, और इनर मेम्ब्रेन जो होगा ये तुम्हारे स्मूथ सरफेस का होता है। ठीक है। नेक्स्ट ये देखो ध्यान से, हालांकि इसके बारे में हम लोग को और भी आगे के क्लासेस में देखना ही है, लेकिन फिर भी ध्यान दो। यहाँ पे ये जो तुमको येलो कलर में स्ट्रक्चर दिख रहा है यही है हिस्टोन प्रोटीन। तो हिस्टोन प्रोटीन करता क्या है, जैसे इसको अपने में लपेट दिया भाई, एक छोटा सा स्ट्रक्चर अपने ऊपर में जितना ज्यादा क्रोमोसोम्स को लपेटेगा, तो मान लो पूरे रूम में फैला हुआ अगर धागा है, उन सबको अगर मैं एक छोटे से बॉल के ऊपर में लपेटूंगा तो वो आराम से आ जाएगा वहां पे। क्लियर। जैसे वो क्या बोलना चाहिए, वुलन बाउल रहता है, ठीक है, मतलब कि जो ऊन का गोला होता है वो किस टाइप से लपेटाया हुआ रहता है, सेम वैसे हिस्टोन प्रोटीन जो रहता है ये सारे के सारे क्रोमेटिन मटेरियल को
अपने में रैप अप कर लेता है, अपने अराउंड में उसको बांध लेता है। तो इसी हिसाब से जो ये क्रोमेटिन मटेरियल रहेगा ये पैक हो जाता है, ठीक है, ये पैक हो जाता है। और पैकेजिंग के बाद ये तुमको इस टाइप से स्ट्रक्चर में देखने के लिए मिलेगा। क्लियर। नेक्स्ट, ये अभी जो हम लोगों ने, इसको तो अभी छोड़ो क्योंकि ये तुम्हारे सिस्टर क्रोमेटिड्स यहाँ से आगे, इसको तो मैंने बताया नहीं है। फिर भी अगर पहले से पढ़े हुए हो तो बहुत बढ़िया, और नहीं तो सिर्फ इसी पे फोकस करो। इसमें से ये क्या हो जाएगा भाई, शॉर्ट आर्म, इसी को बोल रहा है पी आर्म। उसके बाद ये हो जाएगा सेंट्रोमियर, और साथ ही साथ में ये सेंट्रोमियर में डिस्क लाइक स्ट्रक्चर जो रहता है इसी को बोल रहा है काइनेटोकोर। क्लियर, ये हो जाएगा काइनेटोकोर, इसको बोलेंगे क्यू आर्म। बैंड अभी छोड़ दो, ये जो बैंड अभी दिया हुआ है ये जीन से रिलेटेड रहता है, वो जीन को दिखाने वाला होता है, मतलब जीन का जहां जहां प्रेजेंस होता है वहां पे तुमको ये बैंड्स देखने के लिए मिलेंगे। साथ ही साथ में इसका जो ये एंड पार्ट है इसी को बोला जा रहा है टीलोमियर। क्लियर, इसको क्या बोला जा रहा है, अच्छा टीलोमियर लिखे थे ना, देख लेना भाई, टीलोमियर लिखे थे कि शायद कुछ दूसरा लिखवा दिया रहूंगा। क्लियर, तो टीलोमियर, इसको बोलते हैं टीलोमियर। आगे इतना समझ में, ठीक है। तो ये हो जाएगा भाई क्रोमोसोम्स या क्रोमेटिन, हाँ क्रोमोसोम को लेकर के। अब जैसे मान लो ये सिंगल क्रोमेटिड है, ये अपना कॉपी बना लिया, और कॉपी बनाने के बाद अगर दो क्रोमेटिड्स एक ही सेंट्रोमियर से जुड़े हुए रहेंगे, तब के केस में इन दोनों को हम बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स। इन दोनों को हम लोग बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स। क्लियर हो रही है इतना। अगर ये सिंगल है तो इसको बोलेंगे सिंगल क्रोमोसोम या फिर सिंगल क्रोमेटिड। ये जो है ये भी तुम्हारा सिंगल क्रोमोसोम ही है, इसको दो क्रोमोसोम नहीं लेना है, ये भी तुम्हारा सिंगल क्रोमोसोम है, बट इस वाले क्रोमोसोम में तुम्हारा एक ही क्रोमेटिड प्रेजेंट है और इस वाले में दो क्रोमेटिड्स प्रेजेंट है। दोनों को हम लोग सिंगल क्रोमेटिड बोलेंगे, सिस्टर क्रोमेटिड बोलेंगे। और सिस्टर क्रोमेटिड जो रहते हैं ये एक कॉमन सेंट्रोमियर शेयर करते हैं। बोलने का मतलब एक ही सेंट्रोमियर से दोनों ही क्रोमेटिड जो रहेंगे ये अटैच्ड होते हैं। आया इतना समझ में? क्लियर। ध्यान देना, दोनों, इसको दो क्रोमोसोम्स और इसको एक क्रोमोसोम बिल्कुल नहीं बोलना है। ये सिंगल क्रोमोसोम है और ये भी सिंगल क्रोमोसोम है, बस फर्क इतना है कि ये सिंगल क्रोमेटिड है, सिंगल क्रोमोसोम सिंगल क्रोमेटिड वाला, और ये हो जाएगा सिंगल क्रोमोसोम विद सिस्टर क्रोमेटिड्स। बोलने का मतलब दो क्रोमेटिड्स के साथ। आया इतना समझ में? चीजें और आएंगे जो कि तुम्हारे लिए कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं, तो भाई पहले से ही चीजों को अच्छे से आइडेंटिफाई रखा करो अपने दिमाग में। क्लियर। तो ये हो जाएगा एक सिंगल क्रोमोसोम जिसमें से ये सिंगल क्रोमेटिड का बना हुआ है और ये दो क्रोमेटिड्स का बना हुआ है। बार बार बोल रहा हूं, जो भी दो क्रोमेटिड्स एक ही सेंट्रोमियर शेयर करते हैं उसी को हम लोग सिस्टर क्रोमेटिड बोलते हैं। इसका जब हम लोग कॉपी बनाएंगे तो कल हम लोग देखेंगे होमोलोगस क्रोमेटिड, मतलब क्रोमोसोम्स वगैरह सब देखेंगे वहां पे, ठीक है। तब के केस में बताऊंगा भाई क्या क्या इसमें और भी तुम्हारे आगे के एलिमेंट्स होंगे। क्लियर। चलो तो आज के लिए फिलहाल इतना ही करते हैं, और कुछ है क्या? अच्छा, ये यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन देख लो ध्यान से एक बार। ये स्ट्रक्चर यूक्रोमेटिन जो रहते हैं इसमें जो बाइंडिंग रहता है वो दूर दूर में रहेंगे, और यहाँ पे जो बाइंडिंग रहता है वो सारे बाइंडिंग एक जगह पे कलेक्ट हो जाते हैं। मतलब ऐसे समझो कि ऊन के गोले एक लिए हुए हो और एक ऊन के गोले को खोल करके सारे के सारे उसके धागे फैला दिए हुए हो, और एक ऊन का गोला ऐसे लिए हुए हो जिसमें कि और बहुत सारे गोले का कॉम्बिनेशन रखे हुए हो। तब के केस में वो बंडल, मतलब एक ही जगह पे बहुत सारे गोले दिखेंगे, तो वो जो रहता है उसी को हम लोग बोल रहे हैं हेट्रोक्रोमेटिड, जहां पे कि तुम्हारे बहुत सारे जो क्रोमेटिन मटेरियल है ये बहुत ही ज्यादा डेंसली पैक्ड होने वाले हैं। अब देख लो ये तुम्हारा डेंसली पैक्ड रीजन दिख रहा होगा, और ये जो स्ट्रक्चर है ये तुम्हारे लूजली पैक्ड दिख रहा होगा। क्लियर। तो ये हो जाएगा भाई एक यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन को लेकर के। इसके बारे में कल बताऊंगा। ये यहाँ पे एक कॉन्स्ट्रिक्शन आया हुआ था तो उसको प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन बोले। एक ऊपर में तुमको एक और कॉन्स्ट्रिक्शन दिख रहा होगा, ये जो कॉन्स्ट्रिक्शन मतलब जो क्या बोलना चाहिए पचका हुआ रीजन है, उसके बाद ये क्रोमोसोम को एक और पार्ट में डिवाइड कर दिया, और वो जो ऊपर के साइड में जो क्या बोलना चाहिए एंटीना जैसे दिख रहा है उसी को बोलते हैं सैटेलाइट, और ये जो क्रोमोसोम बनकर के आया हुआ है इसको बोलते हैं सेट क्रोमोसोम। शॉर्ट में इसको सेट क्रोमोसोम बोला जाता है। इसके बारे में डिटेलिंग देखेंगे कल। तो ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही था, और बाकी डिटेलिंग हम लोग कल कंप्लीट कर लेंगे। ठीक, बाकी डिटेलिंग कल कंप्लीट कर लेंगे, और कल मुश्किल से तुम्हारा आधा घंटा 35 मिनट के आसपास क्लास जाएगा। ठीक है, कोशिश करते हैं अगर और भी शॉर्ट में क्लास निपट जाए तो आधा पौना घंटे का तुम लोग का फिजिक्स का भी इसी में जोड़ दिया जाएगा। ठीक, बाकी उसका चांस बहुत कम है क्योंकि केमिस्ट्री बायो तुम्हारा तुरंत खत्म हुआ रहेगा, दिमाग वैसे भी भरनाया हुआ रहेगा भाई, इतने सारे एलिमेंट, इतने सारे कंटेंट्स, और तुरंत फिजिक्स को तुम्हारा ब्रेन एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। इससे बढ़िया बायो को कल एंड करेंगे और फिजिक्स का जो क्लास रहेगा ये फिर हम लोग परसों से स्टार्ट करेंगे। क्लियर। तो प्रिपेयर्ड रहना, फिजिक्स की क्लास थोड़ा सा स्पीड में अब खींचेंगे।
फिजिक्स का है ना, अब सारे चैप्टर सारे क्लासेस जो रहेंगे वो स्पीड में ही खींचना पड़ेगा, क्योंकि अब धीरे धीरे करके स्पीड नहीं बढ़ाएंगे तो फिर भाई पीछे रह जाएंगे। ठीक है, चलो तो आज के लिए इतना ही था, बाकी नेक्स्ट क्लास होगा तुम्हारा कल।